आज अपना आइसोमर में स्ट्रक्चरल आइसोमर हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट उसी में हम लोग पढ़े थे आइसोमर्स में ही एक पार्ट क्या था स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा था स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में भी बच्चों लोग को बहुत कंफ्यूजन होती है, राइट। इसलिए उसको हम लोग अच्छी तरह से स्टीरियो आइसोमर्स को भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये आइसोमर्स जब तक अच्छा नहीं होगा, पूरा नॉलेज डेप्थ में नहीं जाएगा, तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना, जीओ से भी समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे चेन में आईपीएसी नेम पक्का होना जरूरी है, आइसोमरेजिम पक्का होना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, लास्ट में आपको पता चलेगा कि अब बहुत आसान हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज अपना टॉपिक क्या रहेगा, स्टीरियो आइसोमर। हेडिंग अपना रहेगा अब स्टीरियो आइसोमर क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हम लोग क्या देखे थे, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, राइट, डिफरेंट स्ट्रक्चर, हर डिफरेंट स्ट्रक्चर का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग, राइट। अब स्टीरियो आइसोमर में क्या ध्यान देना है, पहला तो सेम मोलेकुलर फॉर्मूला तो होगा, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला। ये तो पूरे आइसोमर कोई भी रहे, स्ट्रक्चरल रहे या स्टीरियो रहे, सेम रहे, तभी आइसोमर्स की बात ही हो रही है, यानी सेम फैमिली के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तभी मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होगा। दूसरा क्या ध्यान देना है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको समझना बहुत अच्छी तरह से जरूरत है। सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहने का मतलब आप जो डिफरेंट डिफरेंट पढ़े थे, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, राइट, टॉटोमरेजिम, मेटामरेजिम, रिंग चेन, ये सारे क्या थे, हर के अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे, तभी नाम सबका अलग अलग रखे थे। कोई चेन आइसोमर बोले थे, कोई मेटामरेजिम बोले थे, कोई आपका पोजीशन आइसोमर्स बोले थे। क्या हो रहा था वहां पर, जो कंपाउंड दिया रहता था उसका स्ट्रक्चर्स अरेंजमेंट अलग अलग रहता है। अरेंजमेंट वर्ड इज इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट करने का मतलब किस सीक्वेंस में सरियाया गया, अरेंज किया गया है, किस, जैसे है एग्जामिनेशन में कहा जाता है ए लेटर को सारे को पहले अरेंज कीजिए सिटिंग प्लान में, बी को फिर अरेंज कीजिए, फिर सी को अरेंज कीजिए, समवन से नहीं, अब उल्टा चलो, लास्ट जेड से चालू करो, अरेंजमेंट चेंज सेटिंग प्लानिंग का। कोई के बोला कि नहीं एक गैप करके पहले ए लेटर लिखो तब सी लिखो, क्या हो रहा, हर का अरेंजमेंट अलग अलग, यानी स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो वही चीज यहां समझ, यहां क्या होगा स्टीरियो आइसोमर में, सेम स्ट्रक्चर, यानी सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। पहले अल्फाबेट में ए को अरेंज सिटिंग प्लान किए हुए हैं, तो बी सी ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये सेम रहना जरूरी है, अंडरस्टूड। तो सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, पहला चीज हो गया सेम मोलेकुलर फॉर्मूला। जैसे क्लास में एक क्लास की कैपेसिटी 40 स्टूडेंट की सिटिंग प्लान की है, राइट, तो सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैं कंपेयर कर लिया, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला। अब उस क्लासरूम में मैंने सिटिंग प्लान किया कि ए लेटर वाले को पहले बैठाना, तब बी वाले को, फिर सी को, फिर डी को, लाइक दैट। वो अरेंजमेंट मैंने चेंज नहीं किया, इट मीन सेम स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट चीज क्या है, थर्ड, डिफरेंट। अब जो अरेंजमेंट हो गया लड़के का, अब वो अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, ए ए ए ए, बी 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 बी, सी 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 सी, वो सेम रहेगा। कहने का मतलब इसको दूसरे तरीका से और समझिए, जैसे मान लो ए बी सी डी, 4 लेटर मैंने अल्फाबेट ले लिए, चारों का सीक्वेंस क्या है, पहले ए है, बी है, सी है, डी है। डिफरेंट स्ट्रक्चर कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, ए सी बी डी,
ए के बाद सी आ गया, अरेंजमेंट चेंज हो गया। एक और दूसरे तरह से केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से समझिएगा तो ए के बाद बी बॉन्ड आ गया, बी, ए और बी बॉन्ड से कनेक्टेड है, यहां पर ए और सी कनेक्टेड है, यानी अरेंजमेंट चेंज हो गया। इफ एनीवन, इसको इस तरह से लिख दिया कोई, बी सी, अरेंजमेंट चेंज, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 4 4 4 4 4, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, बट अरेंजमेंट यहां डिफरेंट डिफरेंट है, जिसके कारण ये क्या एक दूसरे को कहलाते थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। एक दूसरे को क्या कहलाते थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हाँ, पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, स्टीरियो आइसोमर में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कहने का मतलब कोई एक ही सीक्वेंस आपको रखना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ये सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा कि इसका स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग होगा। कहने का मतलब क्लासरूम में अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो जिस तरह से मैंने बताया कि पहले ए लेटर को लिखने बैठाना, फिर बी को, फिर सी को, तो कोई कहेगा नहीं भाई एक सीक्वेंस में पहले ए वाला को लास्ट में, जैसे क्लासरूम रहता है इस तरह से बेंच लगे हुए हैं, ए को इधर बैठाओ, फिर बी को, फिर उसका सी, इस तरह से सीक्वेंस में। तो ए बी का सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। अब कोई कहे नहीं एल शेप में बैठा दो उसको, ओरिएंटेशन चेंज। कोई कहा कि यू शेप में बैठाओ सारे को, ओरिएंटेशन चेंज। कहने का मतलब अब यहां पे कैसे समझेंगे इस चीज को, अब ये सीक्वेंस मैंने चेंज नहीं करूंगा स्टीरियो आइसोमर के लिए। क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, बी सी डी सीक्वेंस देखिए सेम है, ए बी सी डी, स्ट्रक्चर बोर्ड का सेम, बट ओरिएंटेशन क्या हो गया, यहां पर 180 डिग्री एंगल था, यहां एंगल चेंज, स्पेस में ओरिएंटेशन अलग हो गया, स्पेस में ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, यानी जो यहां सब 180 वो तो बाद में देखते हैं कि 180 वो क्या हो, तो हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड होता है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन स्पेस में क्या हो गया, एक ये नीचे आ गया, एक ऊपर चला गया, बट सीक्वेंस डज नॉट चेंज, सीक्वेंस डज नॉट चेंज। अब जैसे आप लोग यहां बैठे हुए हो, ठीक है, सीक्वेंस पहले अमित बैठेगा, फिर हर्ष बैठेगा, फिर ये दोनों बैठे, सबका नाम सीक्वेंस सेम रहेगा, भले अब बैठने का तरीका अलग अलग होगा, बैठने का तरीका अलग अलग होगा। तो क्या करें, सिटिंग जो है, सीक्वेंस सिटिंग का प्लान का सेम है, बट डिफरेंट डिफरेंट तरीका से, एल शेप में कभी बैठा दिए, कभी एस शेप में बैठा दिए, कभी यू शेप में बैठा दिए, तो स्पेस में क्या हो गया, ओरिएंटेशन अलग अलग। अब यहां पे देखें तो क्या है, बी सी, ठीक है, डी को ऊपर भेज दिए, ऊपर कर दिए स्पेस में ओरिएंटेशन, यहां पे ए का ओरिएंटेशन नीचे कर दिए, स्ट्रक्चर इज सेम, सीक्वेंस हम ए बी सी डी ये मेंटेन रखें, कोई इस तरह से कर दे, बी ए बी सी डी, ओरिएंटेशन सीक्वेंस सेम, सीक्वेंस में कोई बदलाव नहीं, ओरिएंटेशन इनका अलग हो गया। ओरिएंटेशन मींस लोकेशन से भी हम बात कर सकते हैं, स्पेस की जब बात करते हैं तो वहां लोकेशन होती है। अब यहां पर एक ऊपर कर दिया, यानी बीसी यहां रहा, बीसी के ऊपर ए और बीसी के नीचे डी, क्लियर। तो स्टीरियोआइसोमर में क्या हो रहा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट डिफरेंट क्या रहेगा, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट इन स्पेस, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट इन स्पेस।
तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया अपना, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम। तो क्या ध्यान देना है, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला स्टीरियो आइसोमर्स के लिए हो गया, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए एटम्स का ABCD। ओरिएंटेशन आप अलग अलग स्पेस में रखिए, जब ओरिएंटेशन अलग अलग होगा तब किस टाइप का आइसोमर कहलाएगा, स्टीरियो आइसोमर। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। अब चलें इसका क्लासिफिकेशन देखें क्या है स्टीरियो आइसोमर्स का। क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन केस कैसे करेंगे, पहले भी एक स्टार्टिंग लेक्चर्स में भी मैं बताया था जब आइसोमर्स पढ़े थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, वहां पर हम लोग डिस्कस किए थे स्ट्रक्चर स्टीरियो आइसोमर्स को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स और कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर्स। तो इसका क्लासिफिकेशन क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट कॉन्फिगरेशन आइसोमर और दूसरा कॉन्फॉर्मेशन राइट बेटे। कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है उस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि आज का लेक्चर बहुत बेसिक है, बाद में कितना भी इनांशियोमर डाई स्टीरियोमर करते रहिए लेकिन आज का कोई फंडा क्लियर नहीं होगा तो सब कोई फायदा नहीं करेगा। किसी भी चैप्टर का स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप योर कॉन्सेप्ट। बाद में आप सीख भी जाएगा फिर कुछ दिन बाद सारे भूल जाइएगा, तो इस पर ध्यान देने की बात। तो क्लासिफिकेशन मैंने क्या कह रहा हूं कि कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर किया, दूसरा कॉन्फॉर्मेशन। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस दोनों में, यहां पे जो आइसोमर्स बनेंगे कॉन्फ़िगरेशन में वो आइसोमर्स को वी कैन सेपरेट आइदर बाय फिजिकली, हाथ से अलग कर सकते हैं या केमिकल से रिएक्शन से अलग कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स जो भी होंगे वो सारे आइसोमर्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं बाय हैंड या बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, सेपरेबल है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर्स जो होते हैं वो सेपरेबल नहीं है, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं आइदर फिजिकली बाय और केमिकली, नॉन सेपरेबल है आइसोमर। ये किस तरह के हैं, नॉन सेपरेबल है, ये नॉन सेपरेबल जो आइसोमर्स यानी स्टीरियो आइसोमर्स में जो सेपरेट नहीं कर सकते हैं वो सारे कहां चले जाएंगे, कॉन्फॉर्मेशन में। और कॉन्फ़िगरेशन में वो सारे आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स रहेंगे जिसको कि हम आइदर बाय हैंड या बाय केमिकल रिएक्शन वी कैन सेपरेट। ठीक, अब इसके बाद इसको फर्दर फिर डिवाइड किया गया, कॉन्फ़िगरेशन वाले को फिर डिवाइड किया गया, क्या बनाया गया, इनांशियोमर्स और दूसरा डाई स्टीरियोमर्स
अब क्वेश्चन क्या है कि जनरली बोला जाता है कि स्टीरियोआइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। वो कहां गया, किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा? जनरली क्या होता है, दिया रहता है कि स्टीरियोआइसोमर्स जो होते हैं दो क्लासिफिकेशन इस टू टाइप्स के, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स और एक ऑप्टिकल आइसोमर्स बोला जाता है। अब इसको कहां एडजस्ट करेंगे, पहले ये दोनों को टर्म को समझें, इनैंसियोमर और डाइस्टियोमर क्या है। बहुत ही बेसिक लेक्चर है, इसको एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर होना जरूरी है, तभी नहीं तो चैप्टर ये क्लियर नहीं हो पाएगा। पहले क्या देखें, कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन जो है सेपरेबल है आइसोमर्स, वो नॉन सेपरेबल है। फिर क्या देखें, कॉन्फ़िगरेशन दो तरह के हो गए, इनैंसियोमर एंड डाइस्टियोमर्स। इनैंसियोमर्स क्या होते हैं, वो एक दूसरे जो रहेंगे मिरर, जो आइसोमर्स बनेंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। इनैंसियोमर्स क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, मिरर इमेज, एक दूसरे के मिरर इमेज। जो भी इनैंसियोमर्स कहलाएंगे तो वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, तभी उनको हम इनैंसियोमर्स बोलेंगे। और जो नॉन मिरर इमेज होंगे वो क्या कहलाएंगे, डाइस्टियो। पहले स्टीरियोमर्स होना जरूरी है, और जो उसके आइसोमर्स होंगे स्टीरियोमर्स के, वो नॉन इमेज होना चाहिए, मिरर इमेज नहीं होना चाहिए, राइट। तो डाइस्टियोमर क्या हो गया, नॉन मिरर इमेज, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ बच्चे लोगों को कंफ्यूजन है, वन बाय वन। आज क्या करें ना, एक एक चीज को ध्यान से समझिए और रुक रुक कर समझिए कि आज क्या है कि सारे आज क्लियर रहेगा तो आगे के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब बात करें ज्योमेट्रिकल, ये जो है स्टीरियोआइसोमर्स क्लासिफिकेशन जो दो पार्ट्स में किया गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये कहां जाएंगे तो ध्यान से सुनने का है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होंगे वो सारे के सारे किस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे, डाइस्टियोमर्स, यानी वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। यानी ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां जो हैं ये क्या है, नॉन मिरर इमेज। इसके जो आइसोमर्स हैं एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, इसलिए वो किस कैटेगरी में चला गया, डाइस्टियोमर्स में। तो ये यहां पर आ गया, जिसको कि शॉर्ट में जेईबी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जेआई बोलते हैं, जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस कैटेगरी में आ गया, डाइस्टियोमर्स में। अब बच गया ऑप्टिकल को क्या करें, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स मिरर इमेज भी होते हैं और नॉन मिरर इमेज दोनों होते हैं, ध्यान देने के बाद। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है ये एक दूसरे के मिरर इमेज भी हो सकते हैं या नॉन मिरर इमेज भी हो सकते हैं, इसीलिए ये दोनों में चला जाएगा ऑप्टिकल वाला। ऑप्टिकल वाला यानी इनैंसियोमर्स जो होंगे मिरर इमेज तो मैं बोल ही दिया, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स मिरर इमेज भी देगा और नॉन मिरर इमेज भी दे सकता है, दोनों कैटेगरी में आ गया ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर। तो हमने क्या किया, जस्ट एक बार फिर से गो थ्रू इसको हो जाए। स्टीरियोआइसोमर्स क्या कहलाया, सेम मोलेकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन जो किए दो पार्ट्स में, कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन में क्या ध्यान दिए कि सेपरेबल है, इसके आइसोमर्स बाय हैंड या बाय केमिकल रिएक्शन इसको हम अलग कर सकते हैं। कॉन्फॉर्मेशन क्या है, आइसोमर्स सेपरेबल नहीं है, एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, राइट। जैसे आप सिंपली सोच सकते हो, वाटर को चीनी को दोनों को डिजोल्व कर दो, पूरी तरह से घुल गया, आप सोचो बाय हैंड हम उसको अलग करें, नॉट पॉसिबल। जब भी अलग होगा तो केमिकल रिएक्शन से अलग हो सकता है, तो यहां दोनों में से किसी से नहीं।
बाय केमिकल या बाय फिजिकल, वी कैन नॉट सेपरेट। फिर फर्दर हमने क्या देखा कि कॉन्फ़िगरेशन में दो तरह के हो गए, इनैंसोमर्स एक को बोला, एक को डाइस्टियोमर्स बोला। इनैंसोमर्स कहने का मतलब वो ऐसे आइसोमर्स कहलाएंगे जो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, राइट। और जो मिरर इमेज नहीं देगा वो सारे डाइस्टियोमर्स होंगे। फिर फर्दर क्या हम देखें कि बहुत सारे बुक्स में दिया रहता है स्टियोमर्स का क्लासिफिकेशन, ये डिटेल्स, ये बैक हिस्ट्री ये नहीं देता, डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, बच्चा कंफ्यूजन में पड़ा रहता है, बीच में आ जाता है डाइस्टियोमर्स और इनैंसोमर्स, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। स्टार्टिंग आपका करेगा यहां से, उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ाना चालू कर देगा, ये कॉन्सेप्ट को गोल मार लेगा। तो क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होंगे नॉन मिरर इमेज देंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, सारे डाइस्टियोमर्स, ठीक। फर्दर फिर देखिए ऑप्टिकल आइसोमर जो बच गया वो किस कैटेगरी में डालेंगे, उसका आइसोमर्स मिरर इमेज भी दे सकता है और मिरर इमेज नहीं भी दे सकता है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी इनैंसोमर्स और डाइस्टियोमर्स दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये ध्यान है, ये सब ऑब्जेक्टिव बिट में डालता है, इनैंसोमर है कि डाइस्टियोमर्स है, ज्योमेट्रिकल है, ऑप्टिकल है। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप टिक क्या मारिएगा, तो ये कंफर्म, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटे। आगे बढ़े अब नेक्स्ट। तो आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से, ये पार्ट को पकड़ेंगे, नॉन मिरर इमेज वाला। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या कहलाएंगे, कौन सा, डाइस्टियोमर्स भी कहलाएंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट पहले डेवलप करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। भिंगा केक रखना पड़ेगा। ब्लैक बोर्ड की क्लीनिंग होने के कारण नहीं, सुबह में इसको क्लीन किया हूं मैं सर्फ से थोड़ा सा इसको रफिंग करने से वो जो ब्लैक स्पॉट पड़े हुए थे ना, दैट वो रिमूव करने के कारण थोड़ा सा रफनेस। तो नेक्स्ट चलें, आगे बढ़े, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हाँ, अब आगे बढ़े हम लोग। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस तरह के हो गए,
नॉन मिरर इमेज वाले को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो हमने क्या देखा, आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो C डबल बॉन्ड C H H Cl, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। अब ये देखो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हो गया, CH Cl डबल बॉन्ड CH Cl, यही हुआ। तो देखा जाए तो यहां पर सीक्वेंस तो सेम है, Cl CH CH Cl, सीक्वेंस में तो कोई चेंजेस नहीं है, स्ट्रक्चर सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, नंबरिंग दे देते हूं 1 2, ठीक है। तो 1 2 डाइक्लोरो इथीन, 1 2 डाइक्लोरो इथीन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका जो हो गया, क्या हो गया, CH2Cl2, CH2Cl2, राइट। आपको दिया रहेगा जैसे C2H2Cl2, आपको जैसे कैसे आईपीसी के टर्म में दिया रहेगा कि 1 2 डाइक्लोरो इथीन का आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ कीजिए, 1 2 डाइक्लोरो इथीन का ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो मैंने पहले तो जो आईपीसी दिया उसका नाम को लिखा पहले स्ट्रक्चर में। अब इस स्ट्रक्चर को मैं मेंटेन रख रहा हूं, सिर्फ कर क्या रहा हूं, कोलिन चाहे हाइड्रोजन, उसका स्पेस चेंज करूंगा। तो जैसे मैंने क्या किया पहले कि सेम टाइप के जो एटम है उसको ऊपर रख लिया, जैसे यहां हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, दोनों को पहले एक साइड स्पेस में दे दिया जगह, और कोलिन को एक साइड रख लिया। यानी ये रेफरेंस रखते हुए दोनों जो सेम टाइप के एटम है उसको ऊपर रख लिया, या और सेम टाइप के नीचे है, ठीक है। तो जब सेम टाइप के एटम एक साइड में रहेंगे ऊपर नीचे, यानी इस साइड की बात नहीं करेंगे, यानी यहां पर ये नहीं, ये हाइड्रोजन यहां भी हाइड्रोजन, इस तरह से नहीं, आपको बाइफर्केशन इस तरह से रखना है। दोनों कार्बन कार्बन के जो है यानी जो बॉन्ड है ऊपर ये नीचे ये, सेम कार्बन पे सेम नहीं करना है, सेम कार्बन पर सेम होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, राइट। तो यहां पर यदि एक सेम साइड में सेम टाइप के एटम होंगे उसको क्या बोलेंगे, सिस, CIS, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, चाहे सिस 1 2 डाइक्लोरो ब्यूटीन, सिस 1 2 डाइक्लोरो ब्यूटीन कहते ही आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि सेम टाइप के एटम जो होंगे ऊपर या नीचे होंगे, ये सॉरी इथीन 1 2 डाइक्लोरो इथीन, 1 2 डाइक्लोरो इथीन सेम टाइप के होंगे। सिस कोई भी लिखा इसको, जैसे 1 2 डाई डैश दे दो डाइक्लोरो इथीन। सिस 1 2 डाइक्लोरो इथीन कहने का मतलब ही आपको क्या समझ जाना होगा कि सेम टाइप के एटम जो होंगे ऊपर होंगे या नीचे होंगे, वो हम पे हम इसको ऊपर करें। हाँ, ये आप पर डिपेंड करता है, ये क्लोरीन को भी ऊपर रख सकते हैं, हाइड्रोजन को भी नीचे रख सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इसका आइसोमर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर को सेम रखते हुए सेम आइसोमर्स बनाने हैं, तो क्या करेंगे, अब किसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, हाइड्रोजन या क्लोरीन का। तो अब क्या करेंगे, दूसरा जो बनाएंगे, ये पहले डबल बॉन्ड बना दिए, यहां पर सेम साइड में थे, अब ये दोनों जो डिफरेंट हैं एंड सेम वाले को अपोजिट रखेंगे, सेम वाले को अपोजिट, ये एक इधर तो एक इधर, अपोजिट हो गए दोनों। और दूसरा क्लोरीन है, क्लोरीन वाले को इधर डाल लिए, इधर डाल लिए, कोई H यहां भी ले सकता है, Cl वहां भी ले सकता है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जब ये सेम, यानी यहां पे देख रहे हैं सेम टाइप के क्या है, अपोजिट में है, सेम टाइप के
एटम जो है कोलिन कोलिन या हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों अपोजिट होंगे, तब इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस 1,2 डाई क्लोरो क्लोरोइथीन। राइट बेटे? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो तरह के फिर हो गए, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस। सिस में कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है? सेम टाइप के एटम एक साइड में होंगे। ट्रांस में हमने क्या देखा? डिफरेंट टाइप के एटम अपोजिट साइड होंगे। सीक्वेंस देखिए, अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ। यहां पे देखिए Cl CH डबल बॉन्ड CH Cl, अरेंजमेंट सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, ओनली डिफरेंस हियर स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट किया है। तो पहला की पॉइंट क्या हुआ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए कंडीशन क्या रखेंगे? यहां पर जो हर बुक्स में दिया रहता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। पहले सिस और ट्रांस होने से पहले क्या अंडरस्टैंड करना है? सिस ट्रांस को अंडरस्टैंड करने से पहले हम लोग क्या देखना है कि तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। डबल बॉन्ड होगा तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, फर्स्ट कंडीशन। उसको रीजन समझेंगे, क्या जरूरत पड़ गया, डबल बॉन्ड ही क्यों जरूरी है, सिंगल बॉन्ड होगा तो क्यों नहीं होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए फर्स्ट कंडीशन, कार्बन कार्बन के बीच में जब तक डबल बॉन्ड नहीं होगा तब तक ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। रेयर केसेज हो वो बात अलग है, नहीं डबल बॉन्ड की ही बात कर रहे हैं हम लोग। डबल बॉन्ड के ट्रिपल करेंगे फिर अरेंजमेंट में मुश्किल हो जाएगा। 3 बॉन्ड यहां कर देंगे तो फिर अरेंजमेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। ठीक है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब हम आगे फिर बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे? अरेंजमेंट को चेंज नहीं करेंगे, जो एटम्स है या ग्रुप है उसका स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग रखेंगे। सेम टाइप के एटम होंगे, यदि एक साइड रखते हैं तो सिस हो जाएगा, और सेम टाइप के एटम को अपोजिट साइड रखते हैं तो क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। पहला चीज अब समझते हैं कि डबल बॉन्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों डबल बॉन्ड होना जरूरी है। दूसरा चीज क्या करता है कि डबल बॉन्ड के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका रोटेशन नहीं होना चाहिए, फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए। यानी ये कार्बन कार्बन जैसे हैं, ये दोनों कार्बन जैसे हैं, ये रोटेट नहीं कर पाए, इसीलिए पाए डबल बॉन्ड होने का पर्पस ही है। तो कंडीशन यदि पूछता है कि सी डबल बॉन्ड ही सिर्फ जरूरी है कि रोटेशन नहीं होना वो भी जरूरी है, तो रोटेशन नहीं होना पहला कंडीशन जरूरी है। तो नहीं रोटेशन किस केस में होगा? सी डबल बॉन्ड के केस में, यानी फ्री रोटेशन यहां पर नहीं होना चाहिए। फ्री रोटेशन होगा तो फिर सेम टाइप ट्रांस सेम हो जाएंगे। यदि रोटेशन हो जाए, जैसे एग्जांपल देखो यहां पर, तो पहला कंडीशन क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्यों? डबल बॉन्ड क्या करता है कि फ्री रोटेशन दोनों कार्बन के बीच में होने नहीं देता है। फ्री रोटेशन दोनों कार्बन के बीच में नहीं होने देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या हम यही सेम स्ट्रक्चर यदि सिंगल बॉन्ड कर दें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH CH इधर Cl दे दिया, ये हाइड्रोजन इधर डाल दो, डबल बॉन्ड हटा दिए। क्या सीक्वेंस को चेंज नहीं करते हुए क्या स्पेस में आप डिफरेंट ओरिएंटेशन ले सकते हैं? क्योंकि अब क्या है, सिंगल ये 2 कार्बन होगा, जो भी अरेंजमेंट है, मान लो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम रखे, अब क्या करना है, यहां कोलिन लेके आना है।
ठीक है, तो ये दोनों कार्बन क्या है, ठीक है कोलिन लेके आया लेकिन ये फ्रीली रोटेबल है, आराम से ये रोटेट कर सकते हैं। कोलिन को घुमा के लाए लेकिन अपने आप फिर एच आ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्री रोटेशन। यदि हम रोटेशन उसका चेंज भी करते हैं एक कार्बन को, तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो सेम अरेंजमेंट आ जाएगा। तो यहां पर सिस और ट्रांस हम अलग बना ही नहीं सकते क्योंकि सेम ओरिएंटेशन मिल जाएगा, फ्री रोटेशन है। अब पंखा है, यही पंखा स्विच ऑन कर दिए, अभी जो इसका पोजीशन है तो ये फ्री इस पोजीशन पे फिर दोबारा आ जाएगा अपने आप फैन का रोटेट आ जाएगा पंखे का। तो ये क्या था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहने के कारण ये क्या है, इसको ये आराम से चक्री जैसा आप घुमा सकते हो। तो डिफरेंट आपका ओरिएंटेशन तो बनेगा ही नहीं, यदि आप चेंज भी करो तो ऑटोमेटिकली फिर वही आ जाएगा। तो यहां पे हमें तो स्पेस में डिफरेंट ओरिएंटेशन मिला ही नहीं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के कारण। अब चले डबल बॉन्ड कैसे रोटेट को रोक रहा है, रोटेशन को, उसको अंडरस्टैंड करें। तो अपना डायग्राम क्या है उसको ठीक से समझे, जो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े थे, ऑर्बिटल डायग्राम क्या था, ये सी डबल बॉन्ड, ये एच, ये सीएल, ये सीएल, राइट बेटे, ठीक है। अब इसका डायग्राम को ड्रॉ करें, यहां पे देखें कितने सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन पर, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब अरेंजमेंट sp2, अरेंजमेंट इस कार्बन की क्या हो गया, sp2, ठीक है। sp2 का मतलब क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, ट्रायंगुलर, ठीक है ना, sp2 ट्रायंगल, यानी एक प्लेन में ट्रायंगल जैसा रहेगा। ये प्लेन है, इस प्लेन में ये जैसे प्लेन है, फॉर एग्जांपल तो ए 2 ये 3 ट्रायंगुलर, यानी वी कैन से लाइक दैट। इसको ड्रॉ करना चाहे तो ट्रायंगुलर प्लेनर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो कैसा अरेंजमेंट रहेगा, ध्यान से देखें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया। अब कैसे इसको ड्रॉ करेंगे उसको अंडरस्टैंड कीजिए। पहले सिग्मा बॉन्ड को ड्रॉ कर लें, ये कार्बन ये प्लेन कंसीडर कर लिया मैंने, इस तरह से ये प्लेन है, तो ये कार्बन हो गया, ये एक सिग्मा बॉन्ड को ड्रॉ कीजिए, ये और ये, ठीक है, डायरेक्टली ओवरलैप कर लिए। दूसरा, इस कोलिन की आप डिस्कशन करें, ये सिग्मा बॉन्ड का, तो ये क्या कि ये हो गया, एंगल कितना 120 डिग्री बनाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो, ठीक, और ये कोलिन वाला हो गया। दूसरा, यहां पर जो सिंगल बॉन्ड है ये Cl का हो गया, ये फिर और ये हाइड्रोजन का ड्रॉ कर लिए। सिमिलरली फिर यहां पर ये दूसरा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ड्रॉ कर लिए। फिर यहां जो सिग्मा बॉन्ड है कोलिन के साथ ड्रॉ कर लिए। ये सारे अरेंजमेंट क्या है, प्लेन में है, और सारे के बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री एंगल होगा, ठीक। तो ये तो अभी सारे ये सिग्मा ड्रॉ हो गए। पाई बॉन्ड क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, पाई बॉन्ड क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी वी कैन से लाइक दैट, ये इस तरह से, ठीक है ना बेटे, पाई बॉन्ड इस तरह से रहेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये दोनों लोब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहेंगे। अब ध्यान से देखो, यदि आप रोटेशन, आप इसको रोक के रखो, इस कार्बन को पकड़ के रखो, और आप इसको रोटेशन करना चाहो, ये क्या करेगा, ये दोनों ब्रेक रोकेगा रोटेशन को, परपेंडिकुलर रहेगा, तो यानी लोब मैंने दे दिया, ये दोनों लोब के कारण इंटरेक्शन इस तरह से, ये दोनों जाम करके रखेगा, जाम करके ऊपर रखेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, इट कैन नॉट प्रोटेक्ट एग्जैक्ट, तो परपेंडिकुलर प्लेन में रहेगा, लोब है, अब दोनों लोब क्या होगा, एक दूसरे को अटैक करेंगे, एक दूसरे को पाई बॉन्ड से कनेक्टेड रखेंगे। ध्यान देना है कि परपेंडिकुलर रहेंगे। अब ये दोनों लोब को ये जो बांध दिया, अब इसको पकड़ के आप चाहोगे रोटेट करना तो पॉसिबल, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, जब तक ये पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ तब तक रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया,
जो एक बार हमने स्पेस ओरिएंटेशन दे दिया वो चेंज नहीं हो सकता है। ये ही सिंगल बॉन्ड रहता, ये नहीं रहता, तब तो रोटेट करते जाए, वही का वही सेम स्ट्रक्चर आपका मिल जाता है, स्पेशल अरेंजमेंट। लेकिन डबल बॉन्ड के कारण क्या हो रहा है कि अब इस कार्बन का रोटेशन ही पॉसिबल नहीं है। जो मैंने स्पेस में, जैसे ऊपर हाइड्रोजन दे दिया, नीचे क्लोरीन दे दिया, यहाँ हाइड्रोजन दे दिया, क्लोरीन दे दिया, ये ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, फ्री रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, फ्री रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। क्लियर, समझ में आ गया? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए कार्बन कार्बन का, फ्री रोटेशन कार्बन कार्बन के बीच में नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन अब देखते हैं क्या हो रहा है, वह स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे। पहला कंडीशन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, दूसरा फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए, तीसरा देखते हैं क्या हो रहा है, इसको मिटाकर ये नहीं बनाना पड़ेगा, ये तो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। हाँ, लेकिन जो इसके पहले वाला डायग्राम जो बताया वो तो ड्रॉ करना पड़ेगा। चले, अब थर्ड कंडीशन देखें हम लोग। तीसरा कंडीशन क्या है, ये देखिए, सीक्वेंस में तो कोई चेंजेज नहीं, Cl CH CH Cl, सीक्वेंस तो वही है, स्पेशल अरेंजमेंट अलग हो गया। यहां पर मैंने क्या किया कि सेम टाइप के एटम को एक ही कार्बन पे अटैच कर दिया, यहां भी सेम टाइप के कार्बन को एक ही पे अटैच कर दिया। तो कंडीशन क्या कहता है, आप इसका आप ट्रांस भी करोगे, मान लो यहां इसको इधर लेके गए, इसको इधर, बात तो बराबर ही रहेगा, सिस ट्रांस दोनों अलग हो ही नहीं सकते। इट मीन्स थर्ड कंडीशन क्या हो गया कि किसी भी कार्बन पर, एक की बात नहीं हो रही है, किसी भी कार्बन पर जहां डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में है, यहां पर किसी भी कार्बन पर सेम टाइप के एटम नहीं हो सकते, सेम टाइप के एटम नहीं होंगे। यदि होगा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं कहलाएगा। तो थ्री कंडीशन, पहला कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, दूसरा हम लोग क्या देखे, दूसरा कंडीशन फ्रीली रोटेशन नहीं होना चाहिए, थर्ड कंडीशन किसी भी कार्बन में, किसी कार्बन करने का मतलब जो डबल बॉन्ड है, जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, उस कार्बन की बात हो रही है, वो उस कार्बन पर सेम टाइप के एटम नहीं होना चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। अब चलें एग्जांपल देखें, इसमें हम लोग अलग अलग एग्जांपल। ऐसे तो डबल बॉन्ड पे हो सकता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाले पे नहीं होना। हाँ, ऐसे के बाद सिर्फ ज्योमेट्रिकल की भी बातें हम लोग कर रहे हैं, ऐसे तो होगा वो अलग चीज है। क्या, किसको देखो, पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या हम लोग बोले कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट, डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, कार्बन कार्बन एटम, पहला कंडीशन कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है, किसी न किसी में होगा तभी हो सकता है। सेकेंड कंडीशन क्या होना है, फ्री रोटेशन नहीं, फ्री नॉट फ्री रोटेशन, नॉट फ्री रोटेशन बिटवीन टू कार्बन, बिटवीन टू कार्बन, ठीक है। थर्ड कंडीशन, इन स्पेशल अरेंजमेंट in each in any type of carbon, same type of atom does not exist, same type of atom does not exist in any carbon, in any carbon which are connected with double bond, connected with double bond, a special arrangement of same type atom does not exist on any carbon, a special arrangement of same type atom does not exist ऑन एनी कार्बन, किसी भी कार्बन पर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जो कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे उस पर किसी भी कार्बन पर स्पेशल अरेंजमेंट सेम टाइप का नहीं होना चाहिए। अब एक चीज और ध्यान देने की बात है, जो यदि यहां ये डबल बॉन्ड नहीं रहता, जो हम लोग बात कर रहे थे, जो कि फ्री रोटेशन कर रहा है, डबल बॉन्ड यदि नहीं रहता तब उसको कौन सा आइसोमर बोलेंगे? आइसोमर तो एग्जिस्ट कर रहा है, आइसोमर तो एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ये किधर गया, ये इसकी बात मैं कर रहा हूं। यदि ये डबल बॉन्ड नहीं रहे, CCl HCl, नहीं, इसी में आइसोमर H2O आइसोमर में ही सीक्वेंस चेंज, वो सब कब, सीक्वेंस हम चेंज नहीं करेंगे, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला रखेंगे। ये Cl है, थोड़ी देर रोटेट किया, अलग मिला ना, तो इसको क्या कहेंगे? एक जो बचा हुआ था कॉन्फॉर्मेशन, जिसको कि हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब पंखा ये घूम रहा, तो इसको, पंखे को आप सेपरेट कर सकते हो रोटेशन जब कर रहा है, जब स्पीड में चल रहा है तो कैनॉट सेपरेट, पंखी अलग अलग नहीं दिखाई देगा ना, तो वही जैसे वो रोटेट करेगा तो ये अलग अलग, तो क्या करता है कन्फर्मेशन में, वी कैनॉट सेपरेट, हम अलग नहीं कर सकते हैं। अब ये पंखी ये चल रहा है, इसको सेपरेट करोगे, पंखी अलग अलग नहीं दिखाई देगा, क्योंकि फ्री रोटेशन है ना। वी कैनॉट सेपरेट बाई आइदर फिजिकल और केमिकल। जब ये पंखा स्पीड में चलेगा, हाई स्पीड में, तो आपको पंखी अलग अलग दिखाई ही नहीं देगा, राइट। तो उसी तरह से यहां उसी के एनालॉजी वी कैन अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर्स कब होगा? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे, यानी जहां फ्री रोटेशन हो, जहां पर सीक्वेंस नहीं चेंज करना। पहला कंडीशन मोलेकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रखिए। तीसरा जो कंडीशन जो है कि स्पेस में जो ओरिएंटेशन है उसको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। उसका भी ओरिएंटेशन ऐसे ही रहेगा, वो स्ट्रेचिंग, वो अरेंजमेंट कैसा भी रखिए, सीक्वेंस नहीं बदलिए, बस कंफर्म और सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ये भी तभी तो रोटेशन होगा, फ्री रोटेशन। तो कंफर्मेशन के लिए कंडीशन क्या हो गया? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, पहला कंडीशन। मोलेकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम। थर्ड कंडीशन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि भाई रोटेशन होगा तभी तो हम, रोटेशन हो रहा तभी तो हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। रिस्ट्रिक्टेड है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है,
ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कंडीशन क्या हो गया? पहला कंडीशन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या करेगा? रिस्ट्रिक्शन करेगा, रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा। और उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या देखे कि जो कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है उस कार्बन पर सेम टाइप के एटम नहीं होना चाहिए, सेम टाइप के एटम नहीं होना चाहिए, राइट। तो वो सारे क्या कहलाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जब रोटेशन होने का मतलब क्या हो गया? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जैसे एग्जांपल्स में देखे थे। इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्फॉर्मेशन या रोटो आइसोमर। बहुत कम पढ़ना है, रोटेट कर रहा है इसलिए रोटो आइसोमर वी कैन से ऑल्सो। रोटर आइसोमर या कॉन्फॉर्मेशन जो आप जानते हो नाम, वी कैन से। ठीक है, इसको लास्ट में करना है, थोड़ा सा इसमें पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है। आगे बढ़े, अब डिफरेंट एग्जांपल्स देखें हम लोग। अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखो जो कि इंपॉर्टेंट सारे एग्जांपल्स हैं। हाँ, ये देखो, ये दिया रहेगा बेटे, ब्यूट टू डैश इन। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, फर्स्ट काम, पहला काम। ठीक है, तो ब्यूट कहने का मतलब 4 कार्बन, ब्यूट कहने का मतलब 4 कार्बन, ब्यूट कहने का मतलब 4 कार्बन हो गया पहला। चलो ड्रॉ करो 4 कार्बन, सी 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 सी। अब नंबरिंग 1 2 3 4, यहां डबल बॉन्ड, सी 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 ड्रॉ कर लिए। तो ये क्या हो गया? CH3, 2 3 4, एक हाइड्रोजन यहां भी, एक हाइड्रोजन यहां भी, और यहां पर अब CH3। सीक्वेंस सेम रखना है, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, यानी ये जो सीक्वेंस है कार्बन का, ये इसमें नहीं चेंज करना है। सिर्फ आपको चेंज क्या करना है कि इसके स्पेस में ओरिएंटेशन। तो पहला कंडीशन क्या कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखिए कहीं है कि नहीं है। तो कार्बन कार्बन के बीच में यहां डबल बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहा है। जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उसके अबाउट बाकी जो बच गया उसका स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग देखेंगे। बाकी ध्यान देना है कि एक कार्बन पर सेम टाइप के एटम नहीं डालेंगे, ये भी ध्यान देना, तीसरा ऑप्शन भी। तो ये जैसे ये देखो यहां पर ये कार्बन कार्बन, इसके अबाउट अब किसका? CH3 का, ये कार्बन H भी जुड़ा हुआ है, ये कार्बन दो है ना, एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा CH3। तो दोनों का ये देखो दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट होगा। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई। तीसरा कंडीशन, किसी भी एटम पर सेम टाइप के एटम नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब यहां देखो सेम CH3 इसके अबाउट ऊपर और हाइड्रोजन हाइड्रोजन नीचे, सेम टाइप के एटम एक साइड में रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सीस। तो क्या नाम पढ़ेंगे? सीस ब्यूट टू इन, सीस ब्यूट टू इन, सीस ब्यूट टू इन, सीस ब्यूट टू इन, राइट। अब इसका ओरिएंटेशन चेंज करें,
ओरिएंटेशन यदि इसका हम चेंज कर दे रहे हैं तो ये देखो, ये CH3 इधर डाल दिया, इधर CH3 डाल दिया, इधर H डाल दिया, यानी अब एक साइड में सेम टाइप के एटम नहीं है, डिफरेंट होगा। हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन, ये क्या कहलाएगा? ट्रांस। ये क्या कहलाएगा? ट्रांस ब्यूट टू इन, ट्रांस ब्यूट टू इन। ठीक है, क्लियर? चलें नेक्स्ट एग्जांपल पे आए। नेक्स्ट एग्जांपल लें हम लोग, हेक्स टू इन, हेक्स टू इन। नेक्स्ट एग्जांपल, हेक्स टू इन। ड्रॉ कीजिए फटाफट, हेक्स टू इन, हेक्स टू इन, हेक्स टू इन, हेक्स टू इन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कीजिए, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर, फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो हेक्स कहने का मतलब 6 कार्बन, फटाफट 6 कार्बन ड्रॉ कीजिए, 4 5 6। ठीक है, कहां डबल बॉन्ड कर रहा है? 2 पर, 2 पे डबल बॉन्ड डाल दिए। अब हम लोग देखें, ये कार्बन, ये CH3, यहां एक हाइड्रोजन पड़ेगा, यहां भी एक हाइड्रोजन, CH2 CH2 CH3। अब पहला क्या देख रहा है कॉन्सेप्ट कि चेक कीजिए कहीं डबल बॉन्ड है कि नहीं। जहां डबल बॉन्ड है उस कार्बन पर फोकस कर लेने का। तो यहां डबल बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट, कि ये जो कार्बन है इस कार्बन पर डिफरेंट डिफरेंट एटम या ग्रुप कनेक्ट होना चाहिए, सेम टाइप का एक नहीं होना चाहिए इस कार्बन से। तो हम क्या देख रहे हैं, ये कार्बन एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और एक CH3 से कनेक्टेड है, दोनों डिफरेंट है। तो वी कैन ड्रॉ सेम साइड में पहले कर लेते हैं। ऊपर जैसे H ले, ये कोई रिस्ट्रिक्शन है, ऊपर H ले सकते हैं या नीचे भी ले सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लिए। अब इस कार्बन को देखिए, एक हाइड्रोजन, ये क्या है? 3 कार्बन है ना, X 4 2 6 C3H7। तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन ऊपर डाल दिए, ये C3H7। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आ गया कि कोई जरूरी, यानी किसी एक साइड सेम टाइप का होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे दोनों सेम टाइप का होना चाहिए। एक साइड भी सेम होगा तब भी इसको हम सिस बोल देंगे। तो चौथा पॉइंट क्या ऐड हो गया उसमें भाई, कि सेम टाइप का कोई भी एक साइड भी होगा तो वी कैन से सिस। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों साइड, एक साइड मिनिमम होना जरूरी है। जैसे यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां CH3 C3, ये दोनों डिफरेंट है, एक साइड सेम जरूरी है, मिनिमम क्राइटेरिया। तो ये क्या कहलाएगा? सिस हेक्स टू इन, हेक्स टू इन। अब इसका रोटेशन, स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज करें, सेम टाइप वालों को डिफरेंट डिफरेंट कर दें। C डबल बॉन्ड, C एक H इधर कर दिए, एक H इधर कर दिए, ये CH3 डाल दिए, इधर C3H7 कर दिए। देखो बेटे, तो वो क्या करा जाएगा? ट्रांस, ट्रांस हेक्स टू इन, ट्रांस हेक्स टू इन, ट्रांस हेक्स टू इन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें, ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड एग्जाम में के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
नेक्स्ट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। क्या है उसको देखें अभी। ये है आपका मैलिक एसिड वाला, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैलिक एसिड वाला क्या नाम दिया रहेगा, ध्यान से पहले देखो। ब्यूट, राइट डाउन, ब्यूट ब्यूट डैश टू डैश इन, ब्यूट टू डैश इन डैश 1,4 1, प्रैक्टिस जो पहले से भी है नोट्स, 1,4 डाइओइक एसिड, ओइक एसिड, ब्यूट। अब यही देखिए, आईपीएससी नहीं सीखिएगा तो आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, रुक गया कार्य यहीं पर। ब्यूट डैश टू डैश इन डैश 1,4 डाइओइक एसिड। ओइक कहने का मतलब क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने कार्बन मेन ब्रांच में है, 4, यहां से डिसाइड होगा। तो पहले 4 कार्बन को ड्रॉ कर दिए। अब क्या कर रहा है, ब्यूट टू इन, डबल बॉन्ड कहां है, सेकेंड पोजीशन पर। किसी साइड से 1 2 3 सेट कर लिए, जैसे 1 2 3 4, यहां डबल बॉन्ड आ गया। अब क्या कर रहा है, 1,4 डाइओइक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक तो 1 पर है, 1 पर डाल दिए COOH, और दूसरा क्या कर रहा है, 4 पर है COOH। हाइड्रोजन पूरा कर लीजिए देखकर, ये CH2 2 1 3 CH2, कार्बोक्सिलिक का ही 4 हो गया उसी में मिला के। क्या बेटे, वो 1 मिनट, हाँ सॉरी वेरी वेरी सॉरी, वो कार्बन उसी का काउंट करते हैं ना। हाँ मेरे से गलती हो गई, क्योंकि कार्बोक्सिलिक में किस तरह का है, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, यानी उसमें कार्बन 1 असाइन कार्बोक्सिलिक एसिड को ही करते हैं। तो ये क्या हो गया, COOH, आज ब्लैक बोर्ड हम लोग को बहुत परेशान कर रहा है। COOH, 1-2 दिन लिखने के बाद सही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अब ठीक है ना, 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4, ठीक है। अब चले यहां पर, पहला कंडीशन डबल बॉन्ड देखना है, कहां है डबल बॉन्ड, यहां पर, ठीक। तो C डबल बॉन्ड, अब इस कार्बन को देखो, यहां H दे दो बेटे, यहां भी H दे दो। अब ये कार्बन एक H से एक COOH से जुड़ा हुआ है, तो सेम टाइप को एक साइड रख लेते हैं, जैसे COOH को मान लो ऊपर रख दिए। अब यहां देखो थर्ड वाला कंडीशन, कोई एक कार्बन डिफरेंट एटम या ग्रुप से कनेक्टेड है, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई। अब इसकी उसी तरह से ये भी COOH, सेम टाइप के एटम या ग्रुप एक साइड में है, ये क्या कहलाएगा, सिस। और इसका कॉमन नेम क्या है, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाँ नहीं, ट्रांस का नाम है फ्यूमेरिक एसिड, ट्रांस वाला जो हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड। C डबल बॉन्ड COOH, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन, ये क्या कहलाएगा, फ्यूमेरिक एसिड। ये ट्रांस हो गया, राइट बेटे। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, और आगे लेक्चर में हम लोग उसको और एक्सटेंड करेंगे ज्योमेट्रिक का।
तो क्या होगा फाइनल नक्शेल? ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हम क्या देख रहे हैं? पहला चीज, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। दूसरा, फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या देखे कि एक कार्बन पर सेम टाइप के एटम या ग्रुप नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, किसी एक साइड में भी सेम टाइप का होगा तब भी हम सिस बोलेंगे। कोई जरूरी नहीं कि दोनों साइड आपका सेम होना जरूरी चाहिए। अब आगे के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, यदि ये चारों डिफरेंट डिफरेंट हो तब क्या होगा। यानी यहाँ भी यहाँ Cl ले लेते हैं, यहाँ पे कोई दूसरा OH ले लेते हैं। सिस और ट्रांस को ही सिन और एंटी करते हैं। किसको? सिन और एंटी। हाँ 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 हाँ, जेड और ई वाला भी। वो वही इजेड वाला, वही इजेड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब ये चारों अलग अलग होंगे तब क्या करेंगे, तब वहां पर इजेड वाला का कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग करेंगे। ठीक है बेटे, आज यहीं पर रहने देते हैं इसको।